तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरे अपने यूट्यूब चैनल द आउट स्कूल पे। तो आज अपन लोग क्या करने वाले हैं? आज अपन लोग ना अपना फर्स्ट चैप्टर पोएम का पढ़ने वाले हैं, अ लेक्चर अपॉन शेडो। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है? हाँ, बताओ मुझे। पता है ना किसके द्वारा लिखा गया? सा जॉर्डन। एंड क्या तुम लोग जानते हो कि जॉर्डन कौन है? हम्म, जानते हो? एक मिनट। हाँ, जानते हो ये जॉर्डन जो बंदा है जिसके द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है, अ लेक्चर अपॉन शैडो, ये है कौन? हम्म। अब जिस भी बच्चे ने इस चैप्टर को स्कूल में पढ़ा है तो उसको पता होगा कि मैम ये जो जॉर्डन है ना, ये मतलब कोई एलिजाबेथन एज से एलिजाबेथन एज में बिलोंग करता है। कोई एलिजाबेथन एज में बिलोंग करता है। उसके अंदर भी ये इसलिए स्पेशल है बिकॉज ये मेटाफिजिकल पॉइंट है। तो अब मुझे ये बात बताओ, क्या तुम्हें सबसे पहले तो ओवरऑल ये पता है कि व्हाट इज एलिजाबेथन एज, व्हाट इज मेटाफिजिकल पॉइंट? जानते हो कि क्यों कहा जाता है? क्या इसके वर्क में ऐसा अलग है? ठीक है, बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट तुम्हें हमेशा क्यूरियस रहना पड़ेगा और हमेशा खुद से एक सवाल पूछना पड़ेगा, क्या ये ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है? ठीक है, बस ये सवाल तुम्हें खुद से पूछने पड़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब मैं लिटरेचर स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ तो आई वांट कि तुम सब लोग उस चीज़ को, कि वो चीज़ क्यों हुई, क्या कारण है, इनको और ढंग से समझो एंड इंगेज करो। ठीक है, तो अब है ना, जो अपन शुरू करें अ लेक्चर अपॉन शेडो। हम्म, तो चलो अब मैं तुमको ये बता दूं कि जो ये अ लेक्चर अपॉन शेडो है, ये ना जो पूरी की पूरी पोअम का मतलब, अगर मैं एज अ ब्रीफ देना चाहूँ कि भाई इस पोअम में है क्या ऐसा, तो एज अ ब्रीफ दूं। एक मिनट। हाँ, पूरी की पूरी पोएम का एज अ ब्रीफ दूं कि व्हाट इज इन दिस पोएम, कि अपन इसको पढ़ रहे हैं। तो इस पोएम के अंदर पता है क्या है? इस पोएम के अंदर ना जो टू लवर्स की बात कही गई है, इधर तुम इस एक को देख सकते हो फिर यार। हम्म, यहाँ पे तुम इस एक को लवर को देख सकते हो, इधर तुम दूसरे लवर को देख सकते हो। तो टू लवर्स की बात की गई है और वो लवर्स क्या कर रहे हैं ना, वो साथ में चल रहा है। अब कैसे चल रहा है, क्या है, अब अपन लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है? स्टैंड स्टिल। यार, क्या लिखा है? स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू thee a lecture, love in love's philosophy. These 3 hours that we have spent walking two shadows went along with us, which we ourselves produced. But now the sun is above, just above our head. We does not those shadows tread, and to brave clearness all things are reduced. अब कुछ समझ आया कि क्या हुआ है? हम मतलब मैम स्टार्टिंग लाइन थोड़ी सी आसान लग रही है समझने में, ये थोड़ी थोड़ी समझ आ गई कि ये बोल क्या रहा है। तो बताओ मुझको भाई, स्टार्टिंग लाइंस क्या बोल रही है? क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले तो स्टैंड स्टिल, ये इतना सा शब्द। ठीक है, इससे तुम लोगों को क्या समझ आया स्टैंड स्टिल से? हाँ, स्टैंड स्टिल यानी कि सीधे, जैसे ये दोनों अपने लवर वंस खड़े हैं ना, ये सीधे खड़े हुए हैं। ठीक है, सीधे खड़े रहो। एंड मैं क्या करने वाला हूँ? आई विल रीड, मैं पढ़ने वाला हूँ अ लेक्चर, एक लेक्चर किसके ऊपर? लव फिलोसॉफी के ऊपर। ना जो तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं ऊपरी परत नहीं बताने वाली भाई। ये ऊपरी परत मुझे पता है तुम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ी होगी, और जिसने स्कूल में नहीं पढ़ी तो वो बच्चा भी ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके अंदर ये सब चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी कि इस पोएम की जो समरी है वो क्या है। मैं क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन के थ्रू बताऊंगी कि ये काम क्यों हुआ है, क्या है, उसने इस शब्द का भी इस्तेमाल क्यों किया। तो ध्यान से सुनना। अगर तुम लोग है ना वही हो कि 1 मिनट एग्जाम वाले इंसान हो कि भाई एग्जाम पास आ गया इसलिए पढ़ रहे हैं, तो अभी के अभी निकलो। ठीक है, अब चलो, अब अपन जैसे देखते हैं कि स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी, क्या पढ़ने वाला है? अ लेक्चर अपॉन लव फिलोसॉफी। ठीक है, दीज 3 आवर्स, अब ये शब्द ध्यान रखना, 3 आवर्स यहाँ पे क्यों यूज आया है, क्या इंटरप्रिटेशन है इस 3 आवर्स का, मैं वो भी बताऊंगी। इसलिए पहले से पहले जिन पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उन शब्दों को ध्यान रखना। दीज 3 आवर्स दैट वी हैव स्पेंट
walking here. Two shadows went. हम हाँ these 3 hours, ये जो 3 घंटे हमने एक साथ बिताए, इससे क्या बनी? टू शेडोज। और ये जो शेडो है इट इज अ बेस, कि पोयम का जो पूरा का पूरा बेस है वो इस एक शब्द शेडो पे टिका है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस एक शब्द शेडो पे दिखा है। तो दी शेडोज दैट शेडोज वेंट अलोंग विद अस विच वी ourselves प्रोड्यूस। अब भाई ये इधर इसने एक लॉजिकल बात कर दी कि भाई उसे तो अपन ने ही प्रोड्यूस करा था। हाँ, अब अगर तुम लोग पोएम्स पढ़ो, बचपन से भी तुम सबने पोएम्स पढ़ी है, तो तुमको पता है कि जो अपना पोएट होता है, पोएट कभी भी किसी चीज को ना लॉजिकल नहीं ले जाता। हाँ, पोएट कभी भी किसी चीज को लॉजिकल नहीं ले जाता। पोएट हमेशा उस चीज को क्या कर देता है, थोड़ा घुमा देता है, ट्विस्ट कर देता है, हाइपरबोलिक स्टाइल में बोलता है, यानी अतिशयोक्ति के रूप में बोलता है। जैसे कि तुम्हारे को अगर वो गाना याद हो तो क्या लिखा था, सुनो ना संगे मरमर की ये दीवारें, कुछ भी नहीं है सामने तुम्हारे। गाना याद आया? हाँ, तो इस गाने के अंदर भी क्या बोला कि जो ये संगमरमर की दीवार है ना, ये तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, मतलब तुम उस संगमरमर से भी सुंदर हो। संगमरमर क्या, मार्बल, सफेद जो मार्बल हो तो उससे भी सुंदर हो। हाइपरबोलिक हो गया कि इसका कोई तुक बनता है कि तुम किसी की सुंदरता को है ना किसी ऐसी है ना चीज से, किसी मार्बल से, ऐसी किसी चीज से कंपेयर करो, कोई तर्क है नहीं। बट पोइट्स, यूजुअली पोइट्स के पास ऐसा लाइसेंस होता है कि पोइट्स किसी भी शब्द को कैसे भी ट्विस्ट करके यूज कर लेते हैं। बट हियर इन दिस पोएम किया पोइट ने क्या किया कि पोइट ना पोएम तो कह रहा है, ठीक है, पोएम कह रहा है, नो डाउट, ठीक है, बट पोएम के साथ उसमें लॉजिक को भी ऐड कर रहा है कि भाई अपन ना साथ चल रहे थे, अपनी शेडोज बनी। तो अब एज अ रीडर वो अपने से ये अपेक्षा करता है कि तुम ये ना मान लो कि ये शेडो ना, ये जो शेडो है ये भी कपल्स है, तुम ये ना मानो, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि अपने से है ना प्रोड्यूस हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि है ना जो भाई सन की रेज अपने ऊपर पड़ रही थी। बट अब क्या हुआ है, अब सन जस्ट अबव अवर हेड, अब सूरज क्या है कि बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आ गया। अब सर के ऊपर सूरज आने का क्या अर्थ हो गया, मीन्स नून का समय, नून का समय है ना, 12 बजे वाला टाइम है, 12 बजे वाला टाइम है। तो अब सूरज क्या है, हमारे सर के ऊपर आ गया है। वी डू दो शेडोज ट्रेड, वी डू दो शेडोज ट्रेड। अब ट्रेड का क्या अर्थ है, अब देखो ये मैंने है ना जो इमेज के अंदर तो शेडोज इधर बन गई गलती से, मगर क्या है कि भाई जो शेडोज है ना ये लोगों इनकी फुट के नीचे बन चुकी। अब अगर तुम लोग, सबको पता है कि भाई अगर तुम 12 बजे फिक्स 12 बजते ही तुम लोग अगर बाहर धूप में निकलते हो तो जो तुम्हारी शेडोज है वो नहीं बनती। इवन वो जो तुम मतलब सपोज करो ये जो तुम हो, ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो, तो जो तुम्हारी शेडोज है ना वो है ना इस साइड बनती नहीं है, वो बनती है तुम्हारे बिल्कुल नीचे, मतलब तुम्हारे फुट के नीचे तुम उन शेडोज को दबाते हो। तो ये जो ट्रेड है इस शब्द का अर्थ है दबाना, अपने फुट्स के नीचे किसी चीज को दबाना, ठीक है। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, और इससे क्या हुआ, एक काफी मतलब समझदारी भरी क्लियरनेस सामने आई और सब कुछ खत्म, रिड्यूस्ड, सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या खत्म हुआ, क्या चीज बोल रहा है ये अभी तक अपने को कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। वॉट वी क्लियर इन दिस पॉइंट कि भाई है ना जो 3 घंटे थे जो अपने पोइट और उसकी बिलव है, अपन पोइट ही समझेंगे क्योंकि वो आई का इस्तेमाल कर रहा है, फर्स्ट पर्सन नरेशन है, पोइट ही समझेंगे। एक बार ध्यान रखना कि जब भी किसी पोयम में या फिर किसी भी वर्क में तुमको आई शब्द का इस्तेमाल दिखे, बहुत ज्यादा दिखे, नरेटर आई शब्द का इस्तेमाल करके चीजों को बोल रहा है, तो ध्यान रखना है कि तुम उसकी क्रिटिकल एनालिसिस, या तुमसे ये पूछे भाई तुम्हें इस पोयम का भी तुमको मतलब शॉर्ट नोट करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वाला, तो उसमें तुम इसमें साफ लिख सकते हो कि इट इज अ फर्स्ट पर्सन नरेशन, फर्स्ट पर्सन। अरे कहाँ गई मैं, ऊपर आ गई, एक मिनट, हाँ हाँ, फर्स्ट पर्सन नरेशन, ठीक है, तुम ये लिख सकते हो, समझ गए? तो इस बात का ध्यान रखना कि ये क्या है, फर्स्ट पर्सन नरेशन है। तो अब क्या होता है कि है ना जो पोइट के बारे में अपने को सिर्फ इतना पता चला है कि वो सिर्फ बोलता है कि सीधे खड़े रहो, लव फिलोसॉफी के ऊपर मैं कुछ बोलने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनो क्या बोलने वाला हूँ। तो पहले थोड़ी स्टोरी क्रिएट करता है कि ये जो 3 घंटे हैं जो हम दोनों ने साथ बिताए, तो हमारे साथ हमारी शेडोज भी चली, और वो शेडोज क्या हमने खुद ने प्रोड्यूस करी। एंड अब क्या हुआ, अब नून का समय आ गया, ठीक है, क्रिएट हो रही है ना इमेज, डिस्क्रिप्टिव इमेजनरी दिख रही नहीं है क्या यहाँ पे कि भाई इमेज क्रिएट हो रही है, तो ये डिस्क्रिप्टिव इमेजरी,
मतलब यहाँ पे अपने को इस इकलौते इस एक पार्ट पे अभी तक अपने को भाई दो लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में पता चल गया। फर्स्ट इज फर्स्ट पर्सन नरेशन एंड सेकंड इज डिस्क्रिप्टिव इमेजरी। ठीक है, अब ये इमेजरीज फर्स्ट पर्सन नरेशन इन सब के बारे में ज़्यादा दिमाग मत लगाना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, बस इतना ध्यान रखना। इमेजरी तब लगती है जब तुम किसी चीज को पढ़ो और वो चीज तुम्हारे दिमाग में ना एकदम से इमेज बनाने लग जाओ, सेम पार्ट का इमेज बनाने लग जाए। सेम ईयर इस पोइट्री में हो रहा है, तुम पढ़ रहे हो एंड तुम्हारी इमेज बन रही है कि हाँ टू लवर्स एक साथ चल रहे हैं, 3 घंटे से साथ चल रहे हैं, और क्या हुआ है कि दो शेडोज भी उनके साथ चल रही है, ये भी हमको पता चल गया भाई। ऊपर सन है ना एकदम हमारे माथे के ऊपर आ गया है, और है ना जो वो शेडोज है वो एकदम उनके है ना पैरों के नीचे दबी हुई है। ठीक है, पता चल रहा है। अब पॉइंट इससे क्या बताना चाहता है वो अपने को नेक्स्ट में पता चलेगा। तो चलो नेक्स्ट में जाते हैं। हाँ, तो चलो, हाँ, 1 मिनट। हाँ, यार, हाँ, सॉरी मेरे को पता नहीं था, थोड़ा सा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट में चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अपने को नेक्स्ट में क्या पता चल रहा है बताओ मुझको। नेक्स्ट में अब फिर से पढ़ो। सो वाइल्स, अब ना देखो ये पहले शब्द तुमको लग रहा होगा कि यार ये क्या स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है पॉइंट। हाँ, सो वाइल्स, WHILST, वाइल्स। अब ये क्या है वाइल्स? हाँ, ये स्पेलिंग होती है ना, ये तो सही, ये होती है WHIL, ये WHILST क्या है? तो भाई इस बात का ध्यान रखना कि इसके अंदर ना एक वर्ड का इस्तेमाल अपन करेंगे कि इसका इंग्लिश कैसी है, आर्काइक। आर्काइक इंग्लिश, इसको आर्काइकिज्म स्टाइल भी कहते हैं, आर्काइक इंग्लिश भी कहते हैं। ठीक है, ये भी तुम अपने क्रिटिकल नोट में डाल सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना ये है आर्काइक इंग्लिश। तो आर्काइक इंग्लिश यानी जब वो मतलब जो पुराने ज़माने की इंग्लिश है, मतलब आज तो इंग्लिश अपन जो बोलते हैं वो तो बहुत नॉर्मल है, पर पहले जब शेक्सपियर का ज़माना था तो तुम शेक्सपियर के अगर ड्रामा पढ़ो तो भाई तुम्हारा पसीने छूट जाएंगे शेक्सपियर के उन ड्रामास को समझने के लिए, बिकॉज ही यूज टू मच आर्काइक इंग्लिश की। चौसर को तुम लोग इसलिए समझ भी नहीं सकते हो भाई, जेफरी चौसर इंग्लिश लिटरेचर का पिता माना जाता है उसको, उसको भी इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि इंग्लिश उनकी बहुत ज़्यादा मतलब पुराने ज़माने में, क्योंकि भाषा भी तो भाई समय के साथ साथ चेंज हुई है। आज अपन जैसे हिंदी बोलते हैं, क्या तुम ये एक्सपेक्ट करोगे कि आज से 200 साल पहले भी ऐसी ही हिंदी बोली जाती थी, इंग्लिश हिंदी मिक्स? आजकल उस भाषा को जिसमें इंग्लिश और हिंदी मिक्स होती है उसको इंग्लिश कहते हैं, HINGLISH, है ना? तो भाई इंग्लिश भी तो ना छूत रहेगी, इंग्लिश भी के साथ भी ऐसा ही होगा। तो ये सब आर्काइक इंग्लिश है, ये पहले के ज़माने में, यानी कि जब अपना ये शेक्सपियर थे और ये सब थे डनवन, इनके ज़माने में यूज़ होती थी। धीरे धीरे करके ये आर्काइक इंग्लिश का यूज़ धीरे धीरे करके कम हो गया। रोमांटिक एज के अंदर तुम्हें थोड़ा यूज़ देखने को मिलेगा, लेकिन रोमांटिक एज के बाद जितनी भी एजेस आई, विक्टोरियन एज आ गई, फिर मॉडर्न एज आ गई। मॉडर्न एज में तो ये समझ लो बिल्कुल ख़त्म हो गया। रोमांटिक एज में भी अगर वाइट आर्काइक इंग्लिश का इस्तेमाल करता था जस्ट बिकॉज टू अट्रैक्ट हिज रीडर्स, वो उसका इस्तेमाल करता था। आर्काइक इंग्लिश को तुम इतना समझ सकते हो कि यूजेस धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है, अब पढ़े तो सो वाइल्स आर इन्फेंट लव डिड ग्रो। अब ये शब्द ध्यान रखो, इन्फेंट लव डिड ग्रो, disguises did and shadows flew, disguises did and shadows flow from us and our cares. But now it is not so, that love hath not attained the highest degree, which is still diligent lest others see, except our love at noon stay. अब ना यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट ट्विस्ट आया है। क्या है कि जो वाइल्स मतलब जब नून आया तो हमारा जो इन्फेंट लव है, इन्फेंट क्यों है कि इस लव के बारे में ध्यान रखना कि यहाँ पे एक मेटाफोर यूज हुआ है, इन्फेंट लव। ठीक है, मतलब तुमको यहाँ पे दो लिटरेरी डिवाइसेस दिख रहे होंगे, एक तो हो गया मेटाफोर, लिखते जाओ कि इसमें लिटरेरी डिवाइसेस कितने हैं। एक तो हो गया मेटाफोर, एक हो गया पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, एक तो हो गया मेटाफोर और एक हो गया पर्सोनिफिकेशन। मेटाफोर मतलब रूपक अलंकार, यानी कि लव को क्या रूप दिया है, लव को किस चीज का रूप माना है, इन्फेंट। ठीक है, इन्फेंट, इन्फेंट कौन, एक छोटा नवजात शिशु।
ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, अब लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, मतलब उस चीज को तुम सिर्फ फील कर सकते हो, उस चीज का कोई रूप नहीं है कि तुम उसको देख सकते हो। बट हियर उसने क्या किया है कि इन्फेंट जब शब्द जोड़ते ही लव को पर्सोनिफाई कर दिया, कि जो लव है ना, हमारा जो छोटा बच्चा है वो अब बड़ा हो गया, समझ गए? तो पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। डिस्गाइजेस डिड एंड शेडोज फ्लो, डिड ग्रो, अब वो बड़ा हो चुका है और क्या हो रहा है, डिस्गाइजेस डिड, यानी कि अब ना जो थोड़ा धोखाधड़ी शुरू हो गई है, थी जो, वो खत्म हो गई। मैंने मतलब गलत बोल दिया, जो धोखाधड़ी थी वो खत्म हो गई। अब क्या धोखाधड़ी खत्म हुई? फ्रॉम अस एंड आर केयर्स बट नाउ इट इज नॉट सो दैट लव हैड नॉट अटेन्ड द, अब यहाँ पे ना इस शब्द का ध्यान रखना, लव हैड नॉट अटेन्ड द हाईएस्ट पॉइंट विच इज स्टिल डिलिजेंट लेस अदर्स एक्सेप्ट आर लव एट नोन, ठीक है। अब देखो इस बात को समझो, ठीक है। अब थोड़ी साइकिल बनाते हैं अपन इनको समझने के लिए। सबसे पहले जो 3 आवर्स है, ये किसको बता रहे हैं कि 3 आवर्स क्या है? तो 3 आवर्स इज मॉर्निंग टाइम, इज मॉर्निंग टाइम, ठीक है। और ये जो मॉर्निंग टाइम है, ये जो मॉर्निंग टाइम है, इसमें लव कैसा है? इन्फेंट है, इन्फेंट। इन्फेंट यानी तुम एक छोटे बच्चे को, हमेशा बोला जाता है बच्चा भगवान का रूप होता है, मतलब वो झूठ कभी नहीं बोलता है, वो मासूम होता है, ठीक है। तो इन्फेंट क्या हुआ है कि भाई वो एकदम मासूम है, यानी प्योर है। लव, तो लव कैसा है? मॉर्निंग में प्योर है, ठीक है। अब नून आ जाता है, अब नून आ जाता है, ठीक है। अब नून की स्पेलिंग इसमें ऐसे लिखी गई है, ध्यान रखना, तो एग्जाम में भी ऐसे ही लिख करके आना। नून आ जाता है। नून में क्या होता है? लव अटेन कर लेता है अपना हाईएस्ट पॉइंट, अटेन इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। लव ने क्या किया? अपना हाईएस्ट पॉइंट अटेन कर लिया। अब ये जो हाईएस्ट पॉइंट लव ने अटेन करा है, इसके बारे में तुमको ये बात ध्यान रखनी है कि भाई वो सिर्फ नून तक अटेन है, ठीक है। डिस्गाइजेस शब्द का इसमें फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हुआ, डिस्गाइजेस। अब ये डिस्गाइजेस का इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि लव ने के हाईएस्ट पॉइंट अटेन करने का अर्थ इधर मैरिज को कहा गया। अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि भाई है ना, नॉर्मली तुम लोग मूवीज देखते हो, लव स्टोरी वाली मूवीज देखते हो, तो उसमें जब हीरो हीरोइनों को प्यार होता है, तो क्या प्यार होते ही वो पेरेंट्स को बता देते हैं क्या कि भाई हम दोनों को प्यार है? पहले प्यार होता है, फिर धीरे धीरे उनका लव को मेंटेन कराते हैं कि देखो भाई इन दोनों को एक दूसरे से कितना प्यार है, क्या है। उसके बाद जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैसे ही वो लोग पेरेंट्स के पास जाते हैं। सोशली भी कभी कभी होता है कि भाई है ना, जो दो जन के बीच में प्यार है, अब वो तो अपने दोस्त तक को नहीं बताता कि भाई मुझको इस लड़की से प्यार है या मुझको इस लड़के से प्यार है, नहीं बताते, ठीक है। तो क्या, अब ये तो 16th सेंचुरी की बात चल रही है भाई, ये तो 16th सेंचुरी की बात चल रही है, तो क्या उस समय लव स्टोरीज इतनी कॉमन थी? नो भाई, लव स्टोरीज इतनी कॉमन नहीं थी भाई। लव स्टोरीज क्यों सोशल होकर के उस चीज का भी, भाई हम दोनों प्यार करते हैं, आप लोग ना शादी करवा दो, ये चीज बहुत बड़ी बात थी। तो लव स्टोरीज इतनी कॉमन नहीं थी। तो 16th सेंचुरी के अंदर क्या था, एक कल्चर था कि पहले पहले लवर्स प्यार करते हैं, देन दे इंट्रोड्यूस देम ईच अदर फ्रॉम द फैमिलीज, इस तरीके की चीज होती होगी। तो अब क्या हुआ कि भाई है ना, जो डिस्गाइजेस, मतलब हम लोगों का जो प्यार है, हम जो धोखा दे रहे थे, किसको दे रहे थे इसमें? हम जो धोखा दे रहे थे अपनी फैमिली को, सोसाइटी को जो धोखा दे रहे थे, वो खत्म हो गया आफ्टर दैट व्हेन वी कंज्यूमेट आवर मैरिज, जैसे ही हमने मैरिज कर ली, ठीक है। जैसे ही हमने मैरिज कर ली, हमारा जो धोखा देने का चीज है, डिस्गाइजेस यानी धोखा, जो हम किसको दे रहे थे, सोसाइटी को दे रहे थे, वो खत्म हो गया, ठीक है। तो इसमें भी यही बात कही गई है। तो तुम्हें समझ आ गया ना कि भाई उसमें क्या हुआ है ना, 3 आवर्स का क्या अर्थ है, मॉर्निंग में क्या हुआ, मॉर्निंग में प्योर लव, नून में क्या हुआ, उन्होंने अपना लव एक्सेप्ट कर लिया, किसके सामने एक्सेप्ट करा? सोसाइटी के सामने। इसमें पूरे में सिर्फ इतना है। अब ये जो नीचे की लाइन है, ये वाली जो नीचे की लाइन है, ये आगे की जब लाइन स्टार्ट होंगी तो तुमको समझ आएगी। अब आगे क्या बोलता है? वी शैल न्यू शेडो मेक द अदर, we shall new shadow make the other day. As the first were made to blind, others these which come behind will work upon ourselves and blind our eyes. अब यहाँ पे है ना, जो इस शब्द को ध्यान में रखो, ब्लाइंड को, ठीक है।
अब क्या बोलते हैं कि भाई वी शैल न्यू शेडोज मेक द अदर वे। अब हमें नई शेडोज मिल गई, मतलब नून में क्या हुआ, नून में उनका लव बनना, उन लोगों ने मैरिज करी। मॉर्निंग से तो उनका लव प्योर लव था, उनका इन्फेंट लव जैसे ही ग्रो हुआ थोड़ा, और थोड़ा ग्रो होने का अर्थ है कि भाई दे एक्सेप्टेड ईच अदर सोशली, सोशली एक्सेप्टेंस का अर्थ मैरिज। देन क्या हुआ, देन है ना जो वो जो नून में है ना शेडोज कहाँ पे बनी हुई थी, नून में शेडोज पहले बीच में थी ना, उनके नीचे ही थी पैरों के। अब वो शेडोज क्या हुई कि जैसे ही आफ्टरनून आया, द शेडोज आर क्रिएटेड न्यू, अब नई शेडोज बनने लग गई। अब वो जो शेडोज है, फर्स्ट वर मेड ब्लाइंड, पहले तो है ना जो शेडोज ने ब्लाइंड करा। अब यहाँ पे ब्लाइंड का शब्द जो ये दो बार आया ना, इनका दोनों का अलग अलग अर्थ है, ठीक है। पहली बार तो जो शेडोज है उन्होंने किसको ब्लाइंड करा था, उन्होंने सोसाइटी को ब्लाइंड करा था, ठीक है। हियर शेडोज, शेडो जो है ना इन दिस पोयम, शेडो जो है वो लव को ही कहा गया। एक तरीके से वो शेडो शब्द का जहाँ भी जब इस पोयम में शेडोज का इस्तेमाल वो कर रहा है, मीन्स तुम ये मानो कि वो लव की ही बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो as the first one made to blind, others that which comes behind will work upon ourselves and blind our eyes। जिससे क्या हुआ कि जब पहली बार जब है, ब्लाइंड का अर्थ है कि ब्लाइंड यानी यहाँ पे फिर से डिस्गाइज शब्द के लिए ही इस्तेमाल हुआ है ब्लाइंड, कि पहले तो हमने किसको अंधा बनाया, किसको धोखा दिया, पहले तो हमने अंधे में अंधकार में किसको रखा, तुम लाइन में इसमें से कह सकते कि अंधकार में किसको रखा, तो पहले तो सोसाइटी को रखा। देन अदर्स दीज विच कम बिहाइंड विल वर्क अपॉन आवरसेल्व्स। अब नेक्स्ट टाइम जब आया तब हमने किस पर ब्रैंडन जो किसको अंधकार में रखा, एक दूसरे को अंधकार में रखा, एक दूसरे को अंधकार में रखा, ठीक है, समझ गए। तो इसमें अब क्या हुआ कि इन्होंने अब एक दूसरे को अंधकार में रखा। अब तुम बोलो भाई ये एक दूसरे को अंधकार में क्यों रखेंगे, इनको क्या मिलेगा, एक दूसरे को पार्टनर्स बन गए अब तो ये, अब तो इनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो एक दूसरे को अंधकार में क्यों रखेंगे। तो हियर पोइट अपने आर्ग्यूमेंट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, और क्यों बताता है कि भाई ये सब क्यों होगा। इफ आ लव फेंट एंड वेस्टवर्डली डिक्लाइन, अब ये क्या होता है कि जैसे ही शादी हो जाती है तो धीरे धीरे लव क्या होता है कि भाई फेंट होना शुरू हो जाता है और डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। जैसे सूरज उगता है, अच्छा अच्छा लगता है भाई, उगता है अच्छा लगता है, फिर बाद में सर के ऊपर आता है, देन वेस्ट साइड में जाकर के डिक्लाइन होता है, ईस्ट से उगता है और वेस्ट में सेट हो जाता है, सनसेट हो जाता है। तो ये यही बोला कि भाई जो लव है वो भी ऐसा ही है कि धीरे धीरे प्यार भी घटेगा, किसी चीज़ का अगर पीक आता है तो उस चीज़ का है ना जो भाई डिक्लाइनेशन भी आएगा। तो वो चीज़ इसने प्यार के साथ भी बोली है। अब ये क्यों इसके लॉजिक्स ऐसे थे, इन सब के बारे में हम अपने परसेप्शंस बनाने से पहले पहले पोम को समझते हैं, उसके बाद हम जब पोएट की बायोग्राफी समझेंगे देन वी विल अंडरस्टैंड कि भाई ये ऐसे लॉजिक्स क्यों देता था पोएट, ठीक है। टू मी thou falsely thine and I to thee mine actions are shall disguise। अब क्या बोला, टू मी thou falsely thine, मेरे लिए तो तुम भी गलत हो और तुम्हारे लिए मैं भी भाई है ना जो धोखेबाज। ऐसी कुछ चीजें इनके साथ हो रही होगी, ये चीजें अब एक दूसरे से छुपा रहे। पहले तो अब देखो आयरनी इधर क्या, सोसाइटी पहले तो ये लोग सोसाइटी से छुपा रहे थे अपने लव को, लेकिन जैसे ही सोसाइटी के सामने उसको एक्सेप्ट किया देन ये जो एक दूसरे के प्रति लॉयल थे वो लॉयल्टी इनकी खत्म हो गई। समझ गए, समझ आया। तो अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट द मॉर्निंग शेडोज वर अवे बट डेज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे। द मॉर्निंग शेडोज वर अवे, अब भाई जो सुबह है उसकी शेडो तो खत्म हो गई, ठीक है, लेकिन अब जो नई शेडोज बनी है, जो आफ्टरनून में नई शेडोज बनी है ना, जो ये आफ्टरनून में ये जो न्यू शेडोज बनी है, ये शेडोज क्या है कि दिन ब दिन ये शेडोज बढ़ती जाएंगी, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा समय है, मतलब मॉर्निंग के कंपैरिजन में आफ्टरनून लंबा है। एंड वी ऑल नोज कि भाई मॉर्निंग है वो 12 बजे ख़त्म हो जाती है एंड उसके बाद आफ्टरनून शुरू हो जाता है। एंड आफ्टरनून कब से कब तक का चलता है भाई, तुम लोग ये मान लो कि 12 बजे का मॉर्निंग ख़त्म हुई तो 12 बजे से शाम के 5-6 बजे तक आफ्टरनून ही चलता है। जैसे ही जब तक कि है ना सूरज ढल नहीं जाता तब तक आफ्टरनून है, और जैसे ही सूरज ढल गया तब क्या आ जाता है, इवनिंग।
तो आफ्टरनून लंबा हुआ ना दिन का, तो इसने यही कहा भैया ये ना जो मॉर्निंग शेडोज वर अवे बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, बट ओ लव डे इज शॉर्ट। अब लव डे क्या है, शॉर्ट है। क्यों शॉर्ट है? क्योंकि प्योर लव तो क्या था, ये मॉर्निंग वाला था है। इफ लव डिके, यदि प्यार को आगे चल के सड़ना ही है तो लव तो शॉर्ट है। डीके का अर्थ होता है सड़न, सड़ना। तो इस बात का ध्यान रखना, इसने ये नहीं कहा कि भाई इन दोनों के बीच में जो प्यार है वो एंड हो जाएगा। उसने ये कहा है कि भाई डिके हो जाएगा, मतलब अब प्यार पहले जैसा नहीं रहेगा। प्यार तो होगा पर पहले जैसा नहीं होगा, कि पहले भाई ये दोनों शायद एक दूसरे की ज़्यादा परवाह करते थे, एक दूसरे का पर्सनल स्पेस सब समझते थे, बट अब इन दोनों के बीच में वो जो डीप अंडरस्टैंडिंग है ना वो कोई ख़त्म हो रही है। ओके, तो यहाँ पे वो इसी चीज़ को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, कौन? अपना पॉइंट। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट? लव इज ग्रोइंग। अब ये तुम्हारी पूरी की पूरी पोएम का कंक्लूजन है, एंड की ये 4 लाइन है। लव इज ग्रोइंग or full constant light, and his first minute afternoon is night. Love is growing in full constant light and his first meaning afternoon is night. मीन्स कि लव जो है ना वो कब ग्रो करता है, जब भाई फुली लाइट होती है। लाइट मीन्स कि जब तक कि जब सूरज रहता है, जब तक कि सूरज अपने पीक स्टेज पे रहता है, नून तक, मतलब मॉर्निंग से नून तक, जब तक सूरज अपने पीक स्टेज में रहता है। मॉर्निंग क्यों माना? क्योंकि मॉर्निंग जब सूरज उगता है तो अपने साथ वो रोशनी लेकर के उगता है। ठीक है, नून में वो अपने पीक स्टेज पे रहता है, मतलब नून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, देन आफ्टरनून होते होते तो धीरे धीरे सूरज की गर्मी भी कम होने लगती है। तो इसने यही कहा कि जब तक लाइट होती है तब तक प्यार क्या होता है, ग्रो होता है। लेकिन जैसे ही आफ्टरनून आता है तो फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज नाइट। क्या मतलब है कि भाई जैसे ही नून खत्म होता है, जैसे ही पीक पॉइंट खत्म होता है सन का भी, वैसे ही क्या होता है कि प्यार भी सड़ना शुरू कर देता है, वो डिके हो जाता है, सड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, अब तुमको क्या इस पोएम के अंदर है ना जो समझ में आया, कंक्लूड करो। तो भाई सबसे पहले तो इसने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करा। इसने सबसे पहले तो बात किसके बारे में कर रहा था, चलो अब लेट्स कंक्लूड ऑल द पोएम। बात किसके बारे में कर रहा था? लव के बारे में। ठीक है, लव के बारे में बात कर रहा है। क्या बोला इसने? मैं लेक्चर दूंगा। ठीक है जी, ये दे भी रहा है लेक्चर। ठीक है, तुम लोग अगर इस पोएम में देखो तो तुम लोग इस पोएम में पाओगे लव इज ग्रोइंग फुल कांस्टेंट लाइट। अरे ये तो छोड़ो, एक मिनट। हाँ, अभी तुम ये पाओगे इफ अ लव फेंट एंड वेस्टवर्डली डिक्लाइन है, थाइन एक्शंस डिस्गाइज। मतलब थोड़ी सी राइमिंग स्कीम बन रही है। थाइन एक्शंस डिस्गाइज, डिक्लाइन और थाइन, ए राइम बन रहा है। हम तो ये बी राइम्स बन रही हैं। तो इसी तरीके से जो राइमिंग स्कीम है वो इसमें तुमको देखने को मिलेगी। वी शैल न्यू शेडोज मेक द अदर वे। अब जैसे इसमें राइमिंग बन रही है, ब्लाइंड बिहाइंड सेल्स आइज, राइम बन रही है इसमें। बट राइम बनने के बावजूद ये जब मैं पढ़ूँ ना, जब तुम भी इस पोएम को तेज बोल के पढ़ोगे तो तुमको फील ही नहीं होगा कि भाई ये पोएम म्यूजिकल है। तुमको लगेगा कि भाई ये लेक्चर ही दे रही है। तो पॉइंट ने यही चीज बोली है कि भाई दिस इज अ लेक्चर। उसने इस चीज को माना है। किसके ऊपर लेक्चर है? लव के ऊपर है। बट हियर ही प्ले अ विटी गेम, एंड क्या करता है कि ये जो लव है इसको ये शेडो के रूप में बताता है कि भाई जो शेडो है ना वो लव ही है। ठीक है, ये शेडो के रूप में इस लव को समझाता है कि जो शेडो है वो लव है, ऐसे समझाता है शेडो के रूप में। अब शेडो का नेचर क्या होता है कि जैसे जैसे लाइट, लाइट यानी कि सन, जैसे जैसे मैं सब आर्काइक इंग्लिश में लिख रही हूँ ताकि तुमको भी ध्यान रहे कि जब उसमें एग्जाम कॉपी में लिखना हो तो तुम भी आर्काइक में लिखो जब डन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्या है कि जैसे जैसे सन की ना जो मतलब समय जाएगा, जैसे जैसे मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून और इवनिंग आएगा, वैसे वैसे क्या होगा कि जो लव है वो जो अपनी चमक है वो खोता जाएगा, लेकिन एंड नहीं होगा, क्या होगा? डिके होगा।
यानी सड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं मानती हूँ कि ये पोएम तुम्हें थोड़ी हार्ड लगी होगी कि भाई ये क्या बोलना चाहता है, इसके इस पॉइंट से क्या निकाले, हम क्या कंक्लूजन निकाले, कुछ समझ नहीं आया है मुझे पता है। ठीक है, बट तुम्हें सिर्फ इतना, मतलब अगर इसको कंक्लूड करना है तो सिर्फ इतना मोटा माटी इतना ध्यान रखो कि जो लव है वो, मतलब पॉइंट क्या कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, किसके ऊपर लेक्चर दे रहा है, लव के ऊपर दे रहा है। बट हियर ही यूज वर्ड शेडो, इसने शेडो के नेचर्स के थ्रू लव को डिस्क्राइब कर। शेडो का कैसा नेचर है कि भाई सूरज के समय के अनुसार शेडो भी अपनी जगह बदलता रहता है, वैसे ही लव भी समय के साथ साथ अपना जो रूप है उसे बदलता रहता है। ठीक है, तो इसने भी उसी के बारे में बताया है। अब इसको अपन इन डेप्थ में नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे इन डेप्थ के अंदर। तब तक के लिए स्टे ट्यून। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये वाला लेक्चर तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ आ गया है तो भाई लाइक ठोक देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही देना। ठीक है, मैं इंसाइटफुल वीडियोस ऐसे ही लाती रहूँगी। तो अगर तुम लोग इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो, इंग्लिश को इन डेप्थ समझना चाहते हो, वो मैं तुम्हें वो इंसाइट्स भी बताऊंगी जिस इंसाइट्स के थ्रू तुम्हारे एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, और वो इंसाइट्स स्कूल के अंदर भी नहीं बताए जाते। ये इंसाइट्स बहुत ज़्यादा मतलब वर्दी होते हैं अगर तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में स्पेसिफिकली मार्क्स चाहे गेन करने हैं, मार्क्स कवर करने हैं, तो बिकॉज मार्क्स कवर इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्स में होना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं उस पेन से गुजर चुकी हूँ क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत कटे हैं, इसलिए मैं तुम्हें उन सब इंसाइट्स के साथ रूबरू कराऊंगी ताकि तुम्हारे मार्क्स तो कम से कम नहीं कटे। ठीक है, तो चलो इसी के साथ साथ मुझे कहना चाहिए टाटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।